पार्ट 2 प्रत्युत्तर देना बनाम प्रतिक्रिया करना। एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन गुजारने के बाद वापस घर आ रहे हैं। जितना संभव हो उतने ज्वलंत विवरणों के साथ उसे देखने की कोशिश करें। कल्पना करें कि आपको पदोन्नति मिली है और महीने का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार आपको दिया गया है। आपकी छुट्टी स्वीकृत हो गई है और आज आप असाधारण रूप से अच्छे लग रहे हैं। आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप अधिक जोश और ऊर्जा महसूस कर रहे हैं और आप अपने परिवार और दोस्तों से सराहना पा रहे हैं। ऐसी सकारात्मकता और खुशी के दिन के बाद घर वापस आने की कल्पना करें। अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें। अब वे आपको मिले तो आश्चर्यचकित हो जाए। अपनी मेहनत का जश्न मनाने में अपने प्रियजनों को शामिल करें। खुशी महसूस करें। जब तक आप वास्तव में इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं, तब तक जितना समय चाहिए उतना समय ले उसे अत्यंत विस्तृत और व्यक्तिगत बनाए। आपकी खुशी स्पर्शनीय होनी चाहिए। अब बस इस उद्देश्य में थोड़ा बदलाव करें। क्या होगा अगर आपकी कार पार्क करने के तुरंत बाद आप पाते हैं कि आपके अपार्टमेंट की इमारत पर काम करने वाले पेंटर्स के एक समूह ने गलती से आपकी कार के बोनेट पर कुछ पेंट गिरा दिया है। चौंका देने वाले यह नज़ारा देखकर जैसे ही आप अपनी कार के पास लौटते हैं, आपके हाथ में थामा हुआ पुरस्कार नीचे गिर कर चूर चूर हो चुका है। जब आप कार की चाबियों के लिए अपनी जेब टहलाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका बटुआ गायब है। आपकी परेशानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब आप अपने अपार्टमेंट में जाते हैं तो लिफ्ट काम नहीं कर रही होती और जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि कोई भी घर पर नहीं है और आपका परिवार आपके लिए चाबी छोड़ना भूल गया है और इसलिए अब आप घर के अंदर भी नहीं जा सकते। आपके सबसे अच्छे दिन का सबसे बुरे में परिवर्तन होना कितना आसान है। यह विपरीत मोड़ किस कारण से हुआ? ऐसा तब होता है जब किसी अवांछित घटना पर प्रत्युत्तर देने के बजाय प्रतिक्रिया देते हैं। आपका इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय प्रत्युत्तर देना ज़्यादा सही होगा। प्रक्रिया उसे कहा जाता है जहां आप बिना सोचे समझे तुरंत ही अपनी बात या भाव व्यक्त कर देते हैं। जब आप परिस्थितियों से प्रभावित ना होकर खुद के नियंत्रण में रहकर और सोच विचार करके व्यवहार करते हैं, उसे कहा जाता है प्रत्युत्तर। घटनाओं की इस नकारात्मक श्रृंखला में आप सोचते रहे होंगे कि ऑटो पायलट मोड में जाने के बजाय नियंत्रण में रहने का निर्णय ले सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो पहली दुर्घटना यानी वह पेंट जो आपकी कार के बोनेट पर गिरती है, वह आपको पहली बार में अपनी कार की ओर दौड़ने के लिए बेचैन नहीं करेगी। इस तरह आप अपना पुरस्कार नहीं गिराएंगे और फिर आपने अपना बटुआ जहां छोड़ दिया था वहां भी याद आ जाएगा। जब तक आप धैर्यपूर्वक अपने बटुओं का पता लगा लेते हैं, तब तक आपका परिवार वापस आ चुका होगा और आप उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते थे। यह सब न्यूनतम गड़बड़ी या क्षति के साथ हुआ होता। आपका रवैया आपको एक आशावादी या निराशावादी इंसान बनाता है। निराशावादी प्रत्युत्तर की बजाय प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि आशावादी सोच विचारक व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं कि जब आप नीचे दी गई तालिका पढ़ते हैं तो आपके लिए कौन सी वाली तालिका लागू होती है। निराशावादी लगातार इस पर ध्यान देते हैं। समस्या, अभाव, कमजोरियाँ, दोष, असंभावनाएं, स्वार्थी होना, दूसरों को दोष देना, क्या बुरा है, क्या कमी है, क्या नहीं किया जा सकता।
आशावादी लगातार इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि उपाय ढूंढना, प्रचुरता, शक्तियाँ, ताकत, कौशल, संभावनाएं, निस्वार्थता, दूसरों की सराहना करना, क्या अच्छा है, क्या गुण है, क्या किया जा सकता है। निराशावादी हर अवसर में कठिनाइयों को देखते हैं। एक आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है। विंस्टन चर्चिल। प्रतिक्रिया करना एक आवेग है। जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं तो कई नकारात्मक घटनाएं घटती है। उसके विपरीत प्रत्युत्तर का मतलब है कुछ समय रुककर परिस्थितियों को समझना और फिर सोचना कि आपकी संभावित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। उसके बाद आपका मकसद पूरा करने में जो सहायक बने, ऐसे ही कदम उठाइए ताकि आपको एक अलग परिणाम मिले। अलग पर जोर देना जरूरी है। यदि आप अब भी वही सोच रहे हैं जो आप एक लंबे अरसे से सोच रहे थे, तो आपको वही प्राप्त होता रहेगा जो आप लंबे समय से प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप एक अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको बदलने की आवश्यकता है। एक बदलाव से आप एक सक्रिय आशावादी बन सकते हैं। आपका रवैया आपका सबसे बड़ा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह विकल्प हमेशा आपके साथ है। मेरा जन्म अहमदाबाद में एक गुजराती परिवार में हुआ था। मैंने अपना बचपन ऐश्वर्य से बिताया। मैं 10 कमरे वाले घर में बड़ा हुआ जो मेरे माता पिता और मेरे लिए बहुत बड़ा था। हमारे पास ऐसी सुविधाएं और आराम के साधन थे जो इन दिनों में दुर्लभ थे। एक आलीशान कार, बच्चों के लिए एक स्नानागार, एक टेनिस टेबल, ऑडियो विजुअल प्रणाली से सुसज्जित एक प्रशिक्षण कक्ष आदि। लेकिन परिस्थितियों ने एक ऐसा मोड़ लिया कि मेरे पिता के व्यवसाय को द्वितीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसका कारखाना बंद हो गया। हमें अपने घर समेत अपनी सभी संपत्तियों को बेचना पड़ा और 3 साल के भीतर भीतर अलग घरों में किराए पर रहना पड़ा। कुछ दिन ऐसे भी थे जहां हमें भूखा सोना पड़ा था क्योंकि हमारे पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इन सब से ऊपर हम पर 22 लाख का रुपये का कर्जा था और यह इन दिनों बहुत बड़ी रकम थी। वित्तीय सुख खोने के साथ साथ मैंने अपने दोस्तों को भी खो दिया और हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे किनारा कर लिया था। मेरी जगह और कोई भी होता तो उदासीनता से भावना के साथ अपने पिता और भाग्य का दोष देकर और भविष्य के लिए कोई भी उम्मीद ना रखकर इन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता। लेकिन सौभाग्य से मेरे स्कूल के अलावा मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही शिक्षक और प्रशिक्षक और गुरु दिए, जिन्होंने मुझे सिखाया कि घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैसे रहना चाहिए। 17 साल की उम्र में व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं होने पर भी मैंने अपने परिवार को एक बड़ा घर और पहले से कहीं बेहतर जीवन शैली देने के सपने के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इस समय मैंने अपने जीवन के 101 लक्ष्य को लिख दिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने उन्हें कैसे हासिल करूंगा। खाली जेब और सही दृष्टिकोण से शुरुआत करके मैंने अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया और 26 वर्ष की आयु तक 101 लक्ष्य को पूरा करके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान में आपकी जो भी मनोदृष्टि है वह कुछ और नहीं बल्कि इन अनुभवों का परिणाम है जिनसे आप गुजरते हैं। बचपन से आपके अवचेतन मन में आपके द्वारा देखी, सुनी या महसूस की गई सभी चीज़ों को इकट्ठा किया है, जिनसे आपने एक दृष्टिकोण विकसित किया है। यह वर्तमान में ऑटो पायलट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि जीवन में निराशावादी होकर बेहतर है या आशावादी होना, तो आप स्वतः ही आशावादी होने के विचार की कलाकत करेंगे।
हालांकि वास्तव में आप आशावादी होने से बहुत दूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वह उत्तर है जो ज़्यादातर लोगों को सिखाया जाता है। या तो आपने उनके बारे में पढ़ा है या अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना है। आप वास्तव में कितनी ही बार सकारात्मक रहे हैं और एक बेहतर जीवन पाने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को कितनी बार सकारात्मक सोच में बदल सके हैं। आप आवेगपूर्ण ढंग से स्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जितनी जल्दी सचेत रूप से प्रत्युत्तर देना शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी आपका मन आशावादी बनने के लिए तैयार हो जाता है। आपको इस नई मानसिकता के अनुकूल खुद को सचेत रूप से प्रशिक्षित करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह कौन करेगा? एक व्यक्ति से मिलने जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक सर्वज्ञ जैन मास्टर एक छोटे गांव में पहुंचे। इस गुरु को दूरदृष्टि का वरदान था। भविष्य को देखने की उसकी क्षमता के साथ उन्होंने बहुत कम समय में कई ग्रामीणों की मदद की। लेकिन जैसा कि अच्छाई की कमी कहानियों में होता है, संशयवाद ने जल्द ही अपना असर दिखाया। 3 किशोर लड़के ने जैन मास्टर के निंदक थे और उन्हें चालबाज मानते थे। वो उनकी घोड़ाखोरी और सबसे सामने उजागर करने चाहते थे। उसकी मकसद के साथ एक शाम वे गुरु के समक्ष एक तितली लेकर आए। लड़कों में से एक ने जानबूझकर तितली को अपने हथेलियों के बीच छिपा रखा था और मास्टर के सामने खड़ा था। अपने हाथों को वह पीठ के पीछे रखते हुए हिम्मत जुटाकर उन्हें पूछा, गुरु, चूँकि आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैंने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है। मास्टर ने तुरंत उत्तर दिया, एक तितली। लड़के ने बिना संकोच के एक और सवाल किया, क्या यह मृत है या जीवित? लड़के ने योजना बनाई थी कि यदि उत्तर मृत हुआ तो वह अपनी हथेलियों को खोलकर सभी को दिखाएगा कि तितली वास्तव में जीवित थी, और यदि उत्तर जीवित रहा तो वह अपनी हथेलियों को उपयोग करके तितली को कुचल देगा। किसी भी तरह से लड़कों को गुरु को गलत साबित करना था। जब मास्टर ने पूछा गया कि क्या तितली मर गई है या जीवित थी, तो उनके जवाब ने किशोरों को अवाक कर दिया। उन्होंने समझदारी से जवाब दिया, बेटा, यह तो तुम्हारे हाथ में है। मैं भी आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ। जब आप बेहतर के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं, कोई भी आपको अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकता है सिवाय आपके। मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, तथ्यों का सामना करने में आपकी सहायता करने के लिए हूँ और आपको यह आशा देता हूँ कि परिवर्तन संभव हो सकता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप उस पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करें। अपनी खिड़की साफ करें। एक बुजुर्ग जोड़ा मुंबई में एक नए घर में रहने जाता है। पहली सुबह जब वे जागते हैं तो महिला अपने पति से पड़ोसी की बालकनी पर लापरवाही से गंदे कपड़े लटकाए जाने की शिकायत करती है। अगली सुबह पत्नी फिर से अपने पति को वही शिकायत करती है, इस बार अधिक घृणा और अधिक स्पष्ट तरीके से। तीसरी सुबह पत्नी उन्हीं गंदे कपड़ों से बेहद परेशान है। हालांकि चौथी सुबह वह एक आश्चर्य के साथ उठती है। उसे लगता है जैसे उसकी प्रार्थना का जवाब आखिरकार मिल गया है, क्योंकि पड़ोसी की बालकनी पर लटके हुए कपड़े एकदम साफ है। अपनी पत्नी की राहत को देखते हुए पति कहता है, जाने मन, वह यह नहीं है जो तुम सोच रही हो। वास्तव में मैं आज सुबह जल्दी उठा और अपनी खिड़की के कांच को साफ किया, जो उस दिन से गंदा था जब हम इस अपार्टमेंट में आए थे। उसी तरह हम जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, वह निंदक
और नकारात्मक धूल और गंदगी से कलंकित होती है, जिससे जिम्मेदार बड़े पैमाने पर हमारे माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, मीडिया और समाज होते हैं। इन गंदे चश्मों से देखते हुए हम अक्सर यह सोचते हैं कि समस्या बाहरी दुनिया में है। परिणाम स्वरूप हम स्थिति की शिकायत या किसी व्यक्ति को दोष देकर उसकी आलोचना करते हैं। समय के साथ उस गंदगी का जवाब हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमें उदासीनता, निराशा या असफलता की ओर ले जाते हैं। क्या कोई ऐसा दयनीय जीवन जीना पसंद करेगा? यहाँ एक आसान सच है, अपनी खिड़की को साफ करें और समस्या फिर एक समस्या नहीं रहेगी। एक बार जब हम अपनी खिड़की को साफ करते हैं तो तथाकथित परेशानियाँ गायब हो जाती है। स्वयं को जाने और कहे कि समस्या आपके भीतर है और आपके दृष्टिकोण में केवल एक बदलाव आपको दोष मढ़ने की रीति वाली इस बीमारी से ठीक कर देगा। याद रखें कि जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए किसी को दोष देना केवल एक और बहाना है। यह आपको और अधिक भ्रम में डाल देता है। यह खिड़की बाहर के दृश्य को अधिक गंदा करती है। मैं अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करती, मैं अपनी सोच को ठीक करती हूँ, तब समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। लुइस अल है। जब लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तो मेरा आसान जवाब होता है कि मैं खिड़कियां साफ करता हूं। मुझे पता है कि आपको ये अजीब तरीका लगेगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह किसी के जीवन को बदलने का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मैं लोगों की शंकाओं, निराशाओं, उदासीनता, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, भय, निराशा या किसी अन्य नकारात्मक चीज़ों को साफ करता हूँ जो सालों से उनकी खिड़की पटल पर जमा है। मैं आपको अपनी एक छात्र के वास्तविक जीवन का उदाहरण उसी के शब्दों में बताता हूँ। मुझे मेरी उम्र के 28 वर्ष तक असहनीय चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने कभी खुशी का अनुभव नहीं किया था और यह भी नहीं जानती थी कि मुस्कान क्या है। मैं एक विकलांग लड़की थी। 9 साल से 20 साल की उम्र से मैं एक ऑपरेशन से गुजरी। 17 थकाने वाले पैर के ऑपरेशन के बाद मैं मानसिक रूप से तबाह हो चुकी थी। वास्तव में इन 12 वर्षों के दौरान मैंने केवल ईश्वर से लड़ाई की और मुझे इस तरह से यातना देने की बजाय एक बार मैं अपना दर्द दूर करने के लिए कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मेरी हर तरह की आशा और विश्वास खो दिए। जल्द ही मेरे अंदर नए डर पैदा होने लगे। मैं लाखों लोगों का सामना करने में सक्षम नहीं थी। मैंने विवाह समारोह या किसी भी अन्य सामाजिक समारोह में जाना बंद कर दिया। मैं अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती थी और अपनी ही परिवार के सदस्यों से डरने लगी थी। मैं तेज दर्द के कारण स्कूल नहीं जा सकती थी। मैंने होम स्कूलिंग यानी घर में पढ़ाई करने की कोशिश की, जहां शिक्षक मेरे घर आते थे और मेरी परीक्षा लेते थे। इस परीक्षा को केवल अपने नाना जी के डर के कारण पास करने की कोशिश करती थी। मैं गणित के मूल सिद्धांतों कभी नहीं समझ सकी, जिसके कारण मैं 10वीं कक्षा में उस विषय में 3 बार फेल हुई। घर में लोग भी मुझे यह कहते हुए निरुत्साहित करने लगे कि मेरा जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन एक लड़के ने मेरी सामने शादी का प्रस्ताव रखा और यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उस वक्त मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। मेरे जीवन में पहली बार आशा की एक झलक थी, लेकिन जब मैं अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए अपने माता पिता के पास गई, मुझे उस लड़के की धोखेबाजी का पता चला और उसने स्कूल
उसने कबूल किया। केवल मेरी बहन तक पहुंचने के लिए उसने एक माध्यम के रूप में मेरा इस्तेमाल किया है। मेरी आंखों के सामने आशा की अंतिम किरण नष्ट हो गई और निराशा ने एक बार फिर मुझ पर अधिकार कर लिया। मेरा परिवार ने मुझे या तो शादी करने या जीवन भर घर पर रहने के लिए कहा। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर से नासिक के लिए निकल गई। मैंने नौकरी करने और दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पैर और शरीर कमज़ोर हो गए और मुझे जल्द ही पता चला कि मेरी रीढ़ में मेरे पैरों के असंतुलन के कारण एक समस्या हो गई थी। मेरी रीढ़ बाई और घुमावदार थी और जिसके लिए मुझे एक ऑपरेशन का सुझाव दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर कई जोखिम थे। मैं अपने पैरों पर भी खो सकती थी। यह सब कुछ सुनने के बाद मैंने सोचा कि इन सब से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, अपने जीवन को समाप्त करना। ऐसे कठिन समय के दौरान मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। हमारे शहर में कोई प्रेरणादायक सेमिनार हो रहा है और यह मुफ्त है। आज आखिरी दिन है, क्या तुम मेरे साथ चलेगी? प्रकृति की चमत्कारिक योजना को देखें। जब मैं अपने जीवन पर पूर्ण विराम लगाने वाली थी, तो उसने मुझे अपने खुद से बचाने के लिए एक मसीहा भेजा। मैं अपने दोस्त के साथ इस सेमिनार में गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैं पूरे सेमिनार के दौरान रो रही थी, क्योंकि पिछले 28 सालों से मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो मुझे आशा और विश्वास दिला सके। वह चेंज योर लाइफ सेमिनार था और वह मसीहा थे, स्नेह देसाई। मैंने तुरंत सिवाइवल वर्कशॉप के लिए पंजीकरण किया। मेरे जीजाजी और एक मित्र मुझे वर्कशॉप की जगह पर लेकर आए, क्योंकि मैं 2 लोगों के सहारे के बिना नहीं चल सकती थी। मेरा परिवार मेरे सभी प्रयासों के खिलाफ था, लेकिन मैंने स्नेह के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था और उनकी तकनीकों का पालन करने में अपना 100% देने के लिए प्रतिबद्ध थी। मुझे एक बात का यकीन था, मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत थी। 2 दिनों का वर्कशॉप पूरा करने के बाद चमत्कार होने लगे। मैंने एक एक चीज़ का पालन करना शुरू किया जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। 6 महीने से भी कम समय में मेरे रिश्तों से जुड़े मुद्दे का समाधान हो गया। मैंने अपने लिए कमाई शुरू कर दी और मुझे मेरी खुशी और मुस्कुराहट वापस मिल गई। स्नेह के डायनामिक योग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुझे अधिक विश्वास और आशा मिली। मैंने प्रतिदिन उनके डायनामिक ब्रीथिंग अभ्यास का पालन किया, जिसके कारण मेरा थायराइड पूरी तरह से ठीक हो गया और जिससे मेरे डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, यह एक चमत्कार है। जहाँ तक हम देख सकते हैं, इस लड़की के पैर अंदर से मृत है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वह कैसे चल पा रही है और इतने काम कर पा रही है। बाद में मैंने सुना कि स्नेह भारत से बाहर एक एडवेंचर टूर के लिए अपने प्रतिभागियों को ले जा रहे थे। कुछ हिम्मत जुटाने के बाद मैंने स्नेह से पूछा कि क्या मैं भी उसमें शामिल हो सकती हूँ। 1 सेकंड में वह सहमत हो गए। मैं बेहद खुश थी। मेरे घर से कोई भी मेरे साथ उस यात्रा के लिए नहीं आ सका और फिर भी उन्होंने मुझे अपनी समूह के साथ जाने की अनुमति दे दी। वास्तव में स्नेह ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे दौर पर न केवल मेरी व्हीलचेयर से घूमने से सहायता की, बल्कि मुझे सभी एक्टिविटीज़ में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मुझे
बंजी जंपिंग और स्काई ड्राइविंग करने की अनुमति शुरुआत में नहीं मिली। बार बार अनुरोध करने के बाद उन्होंने मुझे बंजी जंपिंग करने की अनुमति दी और इस समय मेरी उत्तेजना की कोई सीमा नहीं थी। हर कोई वास्तव में मेरे लिए खुश था और सबने मुझे गले लगाया। जिस क्षण मैंने बंजी जंपिंग की, मेरा दिल सच्ची खुशियों से भरा था। मैं अपने शरीर के हर हिस्से में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। अगले दिन मुझे उसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा जब मैं स्काई ड्राइविंग करना चाहती थी। मुझे अनुमति नहीं मिल रही थी। बार बार अनुरोध करने के बाद प्रशिक्षक अंततः सहमत हो गए और मैं ज़मीन से 1000 फीट ऊपर एक हवाई जहाज से सीधे कूद गई। इस क्षण को शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। जब मैं ज़मीन पर उतरी तब मुझे एक बात का एहसास हुआ। मैंने खुद में इतना आत्मविश्वास विकसित कर लिया था कि कोई भी अब उसे हिला नहीं सकता था। उस दौर के बाद मैंने तैरना सीखा और ट्रैकिंग करने भी गई। मैंने स्नेह के 4 दिवसीय कार्यक्रम एक्सपीरियंस अवेकिंग में फायर वॉल किया। मुझे अपनी उपलब्धियों के पीछे का कारण कहना है तो उसका उत्तर बस यही होगा। चेंज योर लाइफ वर्कशॉप ने जीवन के प्रति मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल दिया है। कोई बाहरी परिस्थिति, लोग या चीज़ मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैंने विभिन्न शहरों में सर्वाइवल वर्कशॉप 24 से भी अधिक बार दोहराया है। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है और इस वर्कशॉप ने मेरे लिए बिल्कुल यही किया है। मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है। जागृति भाटिया। जागृति की कहानी पढ़ने के बाद क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपकी चुनौतियां बाहरी दुनिया में मौजूद है? क्या आपको नहीं लगता अपनी खिड़की को साफ करके, अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप भी अपनी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं? मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं, लेकिन बदलाव की शक्ति आपके भीतर है। वे 2 सी। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपना दृष्टिकोण बदलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी सफल होते हैं। आपको क्या लगता है कि उनमें क्या कमी है? कमी है 2 सी की: कमिटमेंट और कॉन्सर्न एफर्ट। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके बाद संभावना है कि आप पहले से ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और अपने आप को एक आशावादी या सकारात्मक व्यक्ति के रूप में देखने की गलती कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कुछ बताऊंगा। आपका समय बहुत अच्छा हो सकता है या आप खुश महसूस कर सकते होंगे क्योंकि आपके पास आपकी पसंदीदा नौकरी है। आप अपने प्रेमी से शादी कर चुके हैं, अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है या आपने आखिरकार एक बड़ा सौदा किया है जो आपका व्यवसाय बढ़ा सकता है। लेकिन इन दिनों के बारे में क्या जिन दिनों चीज़ें अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं होती है? यही वे दिन है जब आपके दृष्टिकोण को लगातार सकारात्मक रखने के लिए आपको उपरोक्त 2 सी की आवश्यकता होती है। सिर्फ कुछ घंटों की नकारात्मक मनोदृष्टि के यह सब परिणाम हो सकते हैं: उदास और असहाय महसूस करना, या तो कुछ भी नहीं सूझना या बहुत उदासीन होना, शरीर में ताकत की कमी महसूस होना, तरक्की के नए मौके के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना, अपने नकारात्मक व्यवहार से आसपास के लोगों को परेशान करना, कीमती समय बर्बाद करना, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी, अनजाने में अपने दुखों को बढ़ाना। बेशक
यह निराशावादी होने के केवल कुछ ही प्रतिकूल प्रभाव है, मगर इस तरह से जीने से आप अपनी पूरी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास बेहतर विकल्प मौजूद है। आप खुश और स्वस्थ रहना चुन सकते हैं। आपके पास स्थायी रूप से बेहतर जीवन स्तर को प्राप्त करने, बड़े लक्ष्य को हासिल करके और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता है। क्या आप सभी भी अपने मनोदृष्टि को नियंत्रण में रखने को लेकर संशय में हैं? आप सोच रहे होंगे, स्नेह, आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप मेरा जीवन नहीं जी रहे हैं। मैं सहमत हूँ। मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ कि आप किस परिस्थिति में हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप कहाँ हैं, बल्कि यह है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये प्रश्न बीते समय का नहीं, बल्कि यह है कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। यदि आपको डर है कि आपके जीवन की परिस्थितियां आपको आशावादी नहीं होने दे रहे हैं या आपके जीवन को नियंत्रित करने का मौका नहीं दे रही है, तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता हूँ जिन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें दर्दनाक और दयनीय जेल जीवन का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये व्यक्ति उस समय भी अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अन्य लोगों को न केवल अपने जोश को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया, बल्कि अपने नैतिक और राजनीतिक विचारों को भी नहीं छोड़ा। इस बात के बावजूद कि उन्हें जल्दी रिहा किया जा सकता था अगर वे अपने विचारों को बदल देते। धीरे धीरे अपनी सही मनोदृष्टि और जोरदार प्रयासों के साथ 27 साल जेल की सज़ा काटने के बाद वो 1999 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा रिहा कर दिए गए। यह ऐसी घटना दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक भावनात्मक क्षण था। बाद में 1994 के बहुजातीय आम चुनाव के दौरान वह पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने 240 से अधिक सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार भी शामिल है, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी में राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, मैं श्री नेल्सन मंडेला के बारे में बात कर रहा हूँ। बन्धुरात्मानं स्थायन्न त्वमेव नाम जितः अनात्मनः शत्रुत्ववित्तः तत्व में शत्रुवतः। जिसके लिए जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा कहने में विफल रहा है, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। डॉक्टर विक्टरी फ्रैंकलिन ने जीवन की कहानी से ज़्यादा और कोई बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है कि सही मनोदृष्टि किसी का जीवन कैसे बदल सकती है। उन्होंने नाजी यातना शिविरों में कैदी के रूप में वर्षों तक आतंक और खौफ का सामना किया। अपनी पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में उन्होंने कैदियों के अकल्पनीय मानवीय अनुभवों का वर्णन किया है, जब उन्हें हर एक दिन भयंकर भूख, असहनीय ठंड और कैंप गार्ड के अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा था। वह लिखते हैं, सब कुछ एक आदमी से लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं, मानव स्वतंत्रता का चरम। किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने का स्वातंत्र्य। भले ही नींद की कमी, अपर्याप्त भोजन और विभिन्न मानसिक तनाव जैसी स्थितियां यह बता सकती है कि कैदियों को कुछ तरीकों को से प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य किया गया था, मगर अंतिम विश्लेषण में यह स्पष्ट हो जाता है कि कैदी जिस तरह का व्यक्ति बन गया है वह आंतरिक मनोदृष्टि का परिणाम था और केवल कारावास के हालातों ने प्रभावित नहीं किया था। सिर्फ हम ही अपने लिए बेहतर कहानियाँ लिखने के जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह की अमानवीय स्थिति के दौरान
फ्रैंकल अपने हाथों में नियंत्रण रखने का विकल्प चुन सकते हैं, तो आपको कौन रोक रहा है? आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अनाम। आपके मन में यह विचार आ सकता है, क्या बस यही है? क्या सिर्फ यही मुझे अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए करना है? तो मैं कहूँगा नहीं। अपने दृष्टिकोण को बदलना आपके जीवन को बदलने की नींव है, लेकिन अन्य चीज़ें या सिद्धांत हैं जिन्हें आपको स्थायी स्तर पर सफलता पाने के लिए समझना है और लागू करना है। मान लीजिए आप एक पेड़ लगाने चाहते हैं जो स्वस्थ फल दे। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको पौधे को आवश्यक धूप, हवा, पानी, उवर्कर और एक अनुकूलित वातावरण प्रदान करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको निश्चित रूप से यह जांचने की आवश्यकता है कि वह भूमि जिसमें आप बीज बो रहे हैं वह उपजाऊ है या नहीं। उसी तरह जब आप अपने जीवन में सफलता और पूर्णता का फल चाहते हैं, तो आपको पहले ज़मीन पर और फिर पौधे पर काम करने की ज़रूरत है। यही आपने यहाँ किया है। आपने अपना दृष्टिकोण बदलकर अपनी भूमि को उपजाऊ बना दिया है, और यही वह जगह है जहाँ से सब शुरू होता है। कार्य की योजना। एक मेरे व्यक्तिगत परामर्श सत्र के दौरान बहुत से लोग मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं, जैसे मेरे जीवन में यह लंबे समय से चली आ रही तकलीफ़ है, ये काम नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में यह कमी है। मुझे पता है कि उनकी समस्या बाहर नहीं है बल्कि उनके अंदर है, जो अंततः गलत मनोदृष्टि के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उनकी एक परीक्षा लेता हूं, जो कुछ ही मिनटों में उनके दृष्टिकोण में एक प्रमुख बदलाव लाती है। मैं सभी आपके साथ वही साझा करने जा रहा हूं। आपको नीचे एक तालिका मिलेगी जो 2 भागों में विभाजित है, खराब और अच्छी। खराब शीर्षक के तहत सभी समस्याओं या चुनौतियों को लिखें। यह एक शब्द जैसे रिलेशनशिप अथवा एक वाक्य में हो सकता है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरा वजन ज़्यादा है। एक बार जब आप उसे पूरा कर लेते हैं, तो दूसरी तरफ जाइए और अपने जीवन की अच्छी चीज़ों का अनुभव और सफलताओं को सूचीबद्ध करें। उसमें छोटे से छोटी बात को भी याद करें, जैसे कि सांस लेने में सक्षम होना, सूरज से प्रकाश प्राप्त करना या एक अद्भुत परिवार होना। इस अभ्यास के दौरान जितना हो सके अपने आप को अभिव्यक्त करें। उसे पूरा करने के लिए आवश्यक होने पर 10 मिनट या 30 मिनट का समय ले और उसके बाद ही आगे बढ़े। खराब, अच्छी। यहाँ पर आप लिखें खराब और यहाँ पर आप लिखें अच्छी। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि बुरी चीज़ों की सूची अधिकतम 10 तक जा सकती है, लेकिन आपके जीवन में अच्छी चीज़ों की सूची पूर्ण करने को एक और पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप वास्तव में जीवन में मिले आशीर्वादों की गिनती करते हैं, यही वह क्षण है जब हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन कितना अद्भुत है। आपकी मदद करने के लिए मैं इन अच्छी चीज़ों की एक सूची साझा कर रहा हूं, जो आप पर लागू हो सकती है। उनमें से उन अच्छी चीज़ों पर चिन्ह लगाइए जो आपके जीवन में लागू होते हैं। आज सुबह अपने जागने पर पाया कि आपके आसपास के लोग सभी जीवित हैं। हर दिन 1,41,600 लोग मरते हैं, यानी 300 लोग हर घंटे मरते हैं। अब तक जीवित रहने के लिए आपको पर्याप्त भोजन मिला। प्रत्येक वर्ष 9.1 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी से मर जाते हैं।
इस किताब को पढ़ने और इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए आपके पास आंखें हैं। लगभग 284 मिलियन लोग नेत्रहीन हैं। बिना किसी तकलीफ के आपका दिल लगातार धड़क रहा है। 1709 मिलियन लोग हर साल दिल की बीमारी से मरते हैं। आपको एक अलग बाथरूम और शौचालय मिला है। लगभग 892 मिलियन लोगों के पास शौचालय नहीं है और खुले में शौच करने के लिए वे बाध्य है। आपके पास एक वाहन है जो आपको अधिक सुविधाजनक रूप से यात्रा करने में सक्षम बताता है। 4 ग्रामीण परिवारों में से एक को पीने के पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रोज़ 30 मिनट से अधिक चलना पड़ता है। आपके पास एक बिस्तर है जिस पर आप रात को सो सकते हैं। अनुमानित 100 मिलियन लोग बेघर हैं। आपको जब एक पीने और जीवित रहने के लिए पर्याप्त पानी मिला है। विकासशील देशों में लगभग 1.1 मिलियन लोगों के पास अपर्याप्त पानी है और 2.6 मिलियन लोग गंदे माहौल में जीने के लिए मजबूर है। आप खुद बोल सकते हैं और अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। 466 मिलियन लोग सुनने में असक्षम हैं। आप आराम से अपने पैरों पर चल पाते हैं। दुनिया की लगभग 14% आबादी कुछ विकलांग के साथ जीती है। आप आसानी से सांस ले सकते हैं। दुनिया में 339 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित है। आपके पास एक माँ, पिता या अभिभावक है जिन्होंने आपको सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। 143 मिलियन लोग अनाथ है। आपने अपनी शिक्षा स्कूल और कॉलेज जाकर ली है। 791 मिलियन लोग निरक्षर है। क्या आप कुछ और अधिक बातें सोच सकते हैं? यहाँ पर लिखिए। नंबर 2, अधिक संदर्भ प्राप्त करें। हमारे पास सीमित विचार है क्योंकि हमारे पास सीमित अनुभव है। व्यक्ति जितना अधिक अनुभव करता है उसका दृष्टिकोण उतना ही व्यापक होता जाता है। अधिक अनुभव आपको देखने के लिए अधिक संदर्भ देते हैं। विभिन्न संदर्भों को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप हर सप्ताह कम से कम 2 नई गतिविधियां करें। कार चलाना सीखना, धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल होना, किसी के लिए इंटर्न के रूप में काम करना, विभिन्न स्थानों की यात्रा करना, नए लोगों से मिलना, सामाजिक समारोह में भाग लेना, मैराथन दौड़ना, स्कूबा ड्राइविंग जैसे साहसिक खेल खेलने की कोशिश करना या कुछ ऐसा करना जो आपके पहले कभी नहीं किया होगा। नंबर 3, अपने जीवन के विषाक्त लोगों से छुटकारा पाइए। आसपास के लोग हमारे जीवन को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहचान करें कि आप जिन लोगों के साथ घूमते हैं वे विषाक्त है या सुखद है। यदि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो हमेशा चीज़ों के नकारात्मक पक्ष को देखता है तो उसके साथ समय बिताना बंद कर दे या धीरे धीरे कम कर दे। आप इन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते हो जो खुश नहीं रह सकते। यदि आपके पास घर पर ऐसे लोग हैं तो उन्हें उदाहरण देकर सिखाइए इस तरह से जीने कि वे अपना जीवन आदर्श बनाने के लिए प्रेरित हो सके। यदि वे उसके बाद भी खुश नहीं रह सकते तो उन्हें वैसे रहने के लिए उनकी प्रसन्नता से अपनी मनोदृष्टि न बदलने दें। दूसरा दिन हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए ही बस इतना। देखते रहिए और सुनते रहिए ऑसम ऑडियो बुक। आपका दिन शुभ हो।